ये दोनों बहुत खूबसूरत हैं, विक्रमेश से 100 गुना अच्छे। जंगली सुअर मारकर पैसे कमाऊं, अपने विद्वान पति का पालन करूं, पेट भरा, गर्म कपड़े, सुंदर पति, जीवन उज्जवल हो जाएगा। मुझे बाहर निकालो। विक्रमेश, तू कृतज्ञ है। मैंने तुझे खाना कपड़ा दिया और तूने मुझे जेल में डाल दिया। मेरा नाम रत्नाकरी है, उम्र 19 साल, नीलबांसी गांव की अनाथ लड़की, बहुत ताकतवर, तलवारबाजी में माहिर। 6 महीने पहले मुझे गांव का गरीब विद्वान पसंद आ गया। विक्रमेश कसम खाई कि उसे पढ़ाऊंगी और उपाधि दिलवाऊंगी और धूमधाम से उसे शादी करूंगी। जब विक्रमेश लौटेगा तो उसे गरम खाना मिलेगा। वह राजधानी परीक्षा देने गया था, पक्का पास होगा। रत्नाकरी जी, विक्रमेश जी ने प्रतिष्ठित उपाधि पाई है, लेकिन वे श्रीमान के घर जमाई बन गए हैं, मेघनादिनी के पति बन गए हैं। वापस नीलबांसी नहीं आएंगे क्या जमाई? मैंने 6 महीने पैसे जोड़े उसकी पढ़ाई के लिए और वह जमाई बन गया। मुझे राजधानी जाना है, मैं विक्रमेश से पूछूंगी। मैं अभी राजधानी के बाहर पहुंची तो श्रीमान के नौकरों ने पकड़ लिया और इस राजकीय कारागार में डाल दिया। श्रीमान की बेटी मेघनादिनी ने आदेश दिया कि मुझे फांसी दी जाए। पता होता तो 2 और समोसे खाकर निकलती। इस जेल में खाने का भी कोई ठिकाना नहीं। ये दोनों बहुत खूबसूरत हैं, विक्रमेश से 100 गुना अच्छे। क्या शोर मचा रहे हो? सब चुप रहो। खा लो, भूखे मरने मत दो। वीरेंद्र, थोड़ा खा लो, भूख शांत करो। भैया तुम भी खाओ, हमेशा मेरी फिक्र मत करो। एक अंधा, एक लंगड़ा मुझसे भी ज्यादा बेबस, उनका खाना नहीं छीन सकती। देवी, कृपया हम दोनों भाइयों को ले चलिए। नहीं, मुझे बाहर जाना है। मुझे घर जाकर मोमो खाने हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। तुम क्या बेवजह पीट रही हो? बहुत शोर मचा रही हो, चैन नहीं मिलता। मैं यह दीवार तोड़ रही हूँ। इसे तोड़कर मैं घर जाकर मोमो खाऊंगी। मेरे बर्तन में 10 और हैं, बड़े मोमो। दीवार तोड़कर घर जाकर मोमो खाएगी? लगता है तुम पागल हो गई हो, कैद में रहकर दिन में सपने देख रही हो। इस राजकीय कारागार की दीवारें बहुत मजबूत हैं। तुम जैसी छोटी लड़की तो छोड़ो, 10 मजबूत आदमी भी जरा भी नहीं तोड़ सकते। मैं 25 साल जिया हूँ, अनगिनत हुनरमंद लोग देखे हैं, लेकिन कभी नहीं देखा इतनी सरल और जिद्दी लड़की। जेल में रहकर भी अपनी जान बचाने की नहीं सोचती, बस घर जाकर मोमो खाने का सोचती है। यह सादगी इस खूंखार जेल में दुर्लभ है। मिल गया, यहाँ है। आखिरकार घर जाकर मोमो खा सकूंगी। देवी, कृपया हम दोनों भाइयों को ले चलिए। मुझे घर जाकर मोमो खाने हैं, तुम्हें ले जाने का समय नहीं है। खुद ही कोई रास्ता निकालो, मुझे कोई मतलब नहीं। देवी, अगर तुम हम दोनों भाइयों को ले चलो, मैं वादा करता हूँ अनगिनत खजाना, ढेर सारे लजीज व्यंजन जो तुम्हारे घर के मोमो से 100 गुना स्वादिष्ट होंगे। बस तुम चाहो तो आसमान में उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले सब कुछ ला सकता हूँ, और मैं तुम्हें सबसे सुंदर पुरुष भी दिला सकता हूँ, जिसमें से तुम चुन सको। ये दोनों पुरुष विक्रमेश से भी ज्यादा सुंदर हैं और ढेर सारा खाना। ठीक है, अच्छे खाने और सुंदर पुरुषों के लिए मैं तुम्हें ले चलूंगी, लेकिन मेरे मोमो खाने में देर मत करना। अगर ठंडे हो गए तो मैं तुम्हें बीच रास्ते छोड़ दूंगी। देवी, चिंता मत करो, मेरा वचन सत्य है। भविष्य में 100 गुना लौटाऊंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। शाही आदेश पर राजद्रोही को पकड़ो, जान से मार दो, कोई रहम नहीं। राजा के आदेश से अपराधी को पकड़ो, कोई बख्शीश नहीं, मार डालो। ये कमीने
भैया तुम पहले जाओ, मैं पीछे संभालती हूँ। बकवास मत करो, तुम्हारा हाथ अभी टूटा है, पीछे कैसे संभालोगे? रत्नाकरी, कृपया जल्दी गहरे जंगल में चले जाओ, तो वे पकड़ नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, मैं इस इलाके को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पकड़ना चाहते हैं, उनकी औकात नहीं। एक कदम और बढ़ाओ, अगला तीर घोड़े पर नहीं लगेगा। मैं निशाना कभी नहीं चूकती। नहीं मानते तो देख लो। चलो, मुझे एक रास्ता पता है जिससे हम उन्हें चकमा दे सकते हैं। वाह, बाऊजी अभी गर्म है। हाँ, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। शुक्रिया रत्नाकरी, तुमने बहुत मेहनत की। शुक्रिया। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। पीछा करने वाले और श्रीमान के आदमी जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। गहरे जंगल के अंदर एक छिपी हुई झोपड़ी है, सिर्फ मैं जानती हूँ। चलो वहाँ छिप जाएं। चलो। तलाशी लो। वह कमीनी रत्नाकरी जरूर यहीं है। श्रीमान का आदेश है, जिंदा हो या मुर्दा, उसे पकड़ना है। तुम क्या करना चाहते हो? रत्नाकरी, तू सच में बड़ी भाग्यशाली है। राजकीय कारागार भी तुझे कैद नहीं रख सका। हमारे साथ चल और अपराध कबूल कर, तो तुझे पूरा शव मिलेगा। अपराध कबूल? मैंने क्या किया है? बल्कि तुम्हारी मालकिन, उसने अवैध जेल बनाई, लोगों की जान से खेल रही है। क्या उसे बदला नहीं मिलेगा? बड़ी चालाक है, हमला करो इसे और उन दोनों कैदियों को पकड़ो। कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है? यह तुम्हारा अंजाम होगा। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे मजबूर मत करो। किस बात का डर? वह अकेली है, हम इतने लोग हैं, उसे पकड़ने में क्या मुश्किल है? हमला करो, जो इसे पकड़ेगा उसे 100 रुपए का इनाम। जाकर मेघनादिनी से कहो, मैं रत्नाकरी आसानी से नहीं मानने वाली। अगर फिर से परेशान करने आए, मुझे खुद श्रीमान के घर जाने में कोई आपत्ति नहीं, उससे हिसाब लेने ना। जंगली स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ। आखिरकार पहुंच गए। यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। मेरे अलावा कोई यहाँ नहीं ढूंढ सकता। तुमने बहुत मेहनत की रत्नाकरी, अगर तुम नहीं होती, हम दोनों भाई तो राजकीय कारागार में मर चुके होते। हाँ, शुक्रिया। सावधान रहो, तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है। हिलना मत। तुम दोनों यहाँ आराम करो। मैं बाहर जाकर कुछ लकड़ी ले आती हूँ और देखती हूँ कि कहीं कोई शिकार मिले। रात को तुम्हारे लिए मीट पकाऊंगी। कि मैं सिखाई भाई दी। अंधेरा होने वाला है, पहाड़ों में खतरा है, बहुत दूर मत जाओ। बस अपनी हिम्मत मत दिखाओ। थोड़ी लकड़ी लेकर जल्दी वापस आ जाओ। मीट न खाओ तो भी चलेगा, सुरक्षा सबसे जरूरी है। चिंता मत करो, मैं तो पहाड़ों की पुरानी शिकारी हूँ। मेरा इंतजार करो, तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा लाऊंगी। भैया, क्या हम सच में उसे अपने झगड़े में घसीटेंगे? उसे पहाड़ों में रहना चाहिए था, चैन से अपनी जिंदगी जीना। हमें उसे इन झगड़ों में नहीं घसीटना चाहिए था वीरेंद्र। हम उसके कर्जदार हैं, इसे चुकाने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। अब से हम उसके साथ हैं, उसे अब कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा, आज रात हिरण का मांस खाएंगे। बिल्कुल, आज रात भालू का मांस खाएंगे। अब भी नहीं जा रहे? अगर अब नहीं गई यह तलवार तेरी आंख में भेद दूंगी। बच गया तू।
देखो तुम लोग, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस हिरण में मांस बहुत है, इसे पकाकर खाओ तो बहुत मजा आएगा। तुम इतने देर से बाहर थे, हमें लगा तुम्हें कुछ हो गया। अगली बार इतने देर के लिए मत जाना, समझे? चिंता मत करो, अभी एक काले भालू से मिली। मैंने एक मुक्का मारा और वह भाग गया। काले भालू? रत्नाकरी, क्या तुम्हें चोट लगी? तुम पागल हो गए हो? काले भालू का खतरा तुम्हें नहीं पता? अगर कुछ हो गया होता तो क्या होता? अच्छा, मैं सच में ठीक हूँ। वह काला भालू देखने में खतरनाक था, लेकिन वह बिल्कुल टिक नहीं पाया। मैंने एक मुक्का मारा और वह भाग गया। देखो तुम लोग, मुझे कोई चोट नहीं लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पक रहा है, थोड़ा और रुको, फिर खा सकते हो। पक्का तुम दोनों का पेट भर दूंगी। रत्नाकरी, तुमने मेहनत की। कोई बात नहीं। अभी तो तुम्हारा नाम नहीं पूछा। ऐसे तो हमेशा अंधे भाई नहीं बुला सकती और अटूटे हाथ वाले। मेरा नाम पराक्रम है, यह मेरा छोटा भाई वीरेंद्र है। पराक्रम, वीरेंद्र, ये नाम बहुत अच्छे हैं। विक्रमेश से तो वह नमकहराम आदमी बहुत बेहतर है। मैंने 6 महीने से पैसे जमा किए थे उसकी पढ़ाई के लिए, और वह श्रीमान के घर जमाई बन गया। सच में आंखें फूट गईं। रत्नाकरी, ऐसे आदमी के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं। वह तुम्हारी कदर नहीं करता, उसका नुकसान है। मुझे कोई दुख नहीं है, सब साफ हो गया। उसने मुझसे शादी नहीं की। मैं और अच्छा पा सकती हूँ, जैसे तुम दोनों जैसे सुंदर आदमी। तू क्या बक रही है? अगर रत्नाकरी को पसंद है, आगे चलकर मैं तुम्हें सबसे सुंदर आदमी दिलाऊंगा। जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कम हो तो और है, बहुत है। बहुत स्वादिष्ट है। रत्नाकरी का हाथ का स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, मेरी कल्पना से भी अच्छा है। वीरेंद्र, तुम्हारी दवा बदलने का समय हो गया है। तुम्हारी नसें अभी अभी टूटी हैं। रोज दवा बदलनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में ठीक नहीं होगी। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। जिद मत करो, तुम्हारा हाथ अब उठ भी नहीं सकता। खुद कैसे करोगे? चिंता मत करो, मैं हल्के से करूंगी, तुम्हें दर्द नहीं होगा। इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? बहुत बेरहमी से मारा है। दुश्मन ने किया है, इसका हिसाब मैं जल्दी या बाद में लूंगा। दर्द हो रहा है? इतनी बड़ी होने तक बड़े भाई के अलावा कभी किसी ने इतने ध्यान से मेरी देखभाल नहीं की। पराक्रम, तुम्हें दवा लगानी चाहिए। लगातार लगाओ, तुम्हारी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। कौन है? बाहर निकल। यहाँ शरारत करने की हिम्मत कैसे हुई? जीना हराम कर दिया है क्या? नहीं, तुम पागल हो क्या? मेरे लिए क्यों आगे आए? मैं ठीक हूं, बस छोटी सी चोट है। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी गलती है, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए था। माफ करो, सब मेरी गलती है। रत्नाकरी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये हत्यारे अचानक आ गए। वीरेंद्र तुम्हारी रक्षा कर रहा था, वह खुशी खुशी कर रहा था। तुम अपने आप को दोष मत दो। हाँ, क्यों रो रही हो? मैं एक आदमी हूँ, ये छोटी चोट क्या है? रोना बंद करो। जब तुम रोती हो तो मेरा दिल। तुम हिलना मत, मैं हल्के से करूंगी। अगर दर्द हो तो बताना। यह जहरीली औरत यहाँ तक आ गई। लगता है श्रीमान के घर और नए सम्राट ने हाथ मिला लिया है। ये हत्यारे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आए, बल्कि मेरे और वीरेंद्र के लिए भी आए। बोल, मेघनादिनी ने और कितने लोग भेजे हैं?
तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? रत्नाकरी, मत इतरा। श्रीमान जी, चारों तरफ जाल बिछा दिया है। तुम लोगों की मौत तय है। उन 2 अपराधियों को पकड़ने पर 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम है। तुम बच नहीं सकते। अगर अब भी नहीं बताया तो अगला तेरा सिर उड़ा दूंगी। मेघनादिनी का शिकार जाल। नए बादशाह ने पूरे देश में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। ये कमीने यहां तक पीछा कर लाए। जब मेरा घाव ठीक हो जाएगा, श्रीमान के घर में घुसकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहां और नहीं रुक सकते। हमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना होगा, नहीं तो उनकी बड़ी सेना आ जाएगी और हम बच नहीं पाएंगे। मैंने सोच लिया है। गहरे जंगल के अंदर एक पुराना शिकारी की कुटिया है, ज्यादा छिपी हुई है और बचाव में आसान है। हम वहां चलें। तेरी पीठ पर घाव है, तू चल नहीं सकता। मैं तुझे कंधे पर उठा लूंगी। नहीं, मुझे तू नहीं उठाएगी। मैं खुद चल सकती हूँ। बहादुरी मत दिखा। तेरी पीठ का घाव झोर लगाने पर फट जाएगा, तब और मुश्किल हो जाएगी। बात मान, मैं तुझे उठाकर जल्दी पहुंचा दूंगी। इतना जख्म कैसे लग गया? नहीं, देखो मत। थोड़ा सह लो। मैं खुद कर लूंगा। मैं तुम्हारी पट्टी बदल दूं। चिंता मत करो, यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। वे नहीं ढूंढ पाएंगे। रत्नाकरी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जल्दी से बाहर जाकर बैठो, मैं खुद कर लूंगी। बस थोड़ी देर में हो जाएगा। भले ही मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम हमेशा हमारी देखभाल करती रहो और हम कुछ न करें। तो फिर तुम मेरे लिए आग जलाओ। ध्यान रखना हाथ न जल जाए। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। रत्नाकरी, तुम मुझे देख रही थी? कौन? मैंने तुम्हें कब देखा? मैं बस देख रही थी कि आग बुझी या नहीं। वीरेंद्र, तुम घायल हो। ज्यादा चिकन सूप पियो, ताकत आएगी जल्दी ठीक होने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। पराक्रम, मैंने चिकन के टुकड़े कर दिए हैं, तुम सीधे खा लो। गर्म है, सावधान। बहुत शुक्रिया रत्नाकरी, मेहनत कर ली। मैं तुम दोनों को बताती हूँ। आज मैं जंगल में थी और मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत हिरण। हाँ, और फिर? अरे हिलो मत, अच्छी तरह से लेट जाओ। जख्म फिर से खुल जाएगा तो क्या होगा? इस कमरे में सिर्फ एक बिस्तर है और एक छोटा सोफा है, बहुत छोटा है। वीरेंद्र, तुम घायल हो, बिस्तर पर ही सोना चाहिए। मैं और पराक्रम अनय के कहा वो थे। रत्नाकरी, तुम भी बिस्तर पर सो जाओ। बिस्तर काफी बड़ा है, हम तीनों थोड़ा घुल मिलकर सो सकते हैं। रात में बहुत ठंड है। तुम एक लड़की हो, जमीन पर सोने से सर्दी लग जाएगी। हाँ बिल्कुल, बिस्तर बड़ा है, तुम भी बिस्तर पर ही सोना। अगर तुम्हें सर्दी लग गई, हमारी पट्टी कौन बदलेगा और खाना कौन बनाएगा? बनावट मांस का स्टफिंग है। रत्नाकरी, धीरे धीरे खाओ, कोई तुझसे छीन नहीं रहा। खूबसूरत आदमी, भागो मत। माफ करो, मैं जानबूझकर नहीं थी। कोई बात नहीं, पर तुम क्यों शर्मा रही हो? मैं शर्मा नहीं रहा हूं। अरे वाह, तुम लोग कितने खूबसूरत हो। अगर तुम में से किसी एक से शादी कर पाऊं तो मुझे संतोष हो जाएगा।
तो तुम किसे चुनोगी? किसे चुनूं? किसे चुनूं? किसने कहा तुम मुझसे शादी करोगी? माँ माफ करो, मैं कल रात फिर से बेचैन थी। तुम लोगों को लात नहीं लगी ना? नहीं, अगली बार फिर से मत रगड़ो, मेरी नींद में खलल पड़ता है। नहीं, तुम बहुत शांत थीं। बस थोड़ी गहरी नींद में थीं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। आज मैं एक खरगोश मारने जाऊंगी। तुम्हारे लिए खरगोश का मांस बनाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट होता है। वीरेंद्र, क्या तुम्हें लगता है इन दिनों की जिंदगी एक सपने जैसी लगती है, असली नहीं? हाँ, पहले कभी इतनी सुकून भरी नहीं थी। पहले राजधानी में मैदान ए जंग में हर दिन आंख खुलते ही साजिश और लड़ाई, सांस लेने में भी सावधानी रखनी पड़ती थी। डर लगता था कि कहीं एक कदम गलत हो जाए और सब खत्म हो जाए। साजिशें, सत्ता और षड्यंत्र, इतना दबाव था कि सांस लेना मुश्किल। मैं तो भूल ही गया था चैन से एक बार खाना खाना और सोना। ये कितनी आसान चीज है। हाँ, वह एक तारे की तरह है, शुद्ध और चमकदार। पहले मुझे लगता था इस दुनिया में सिर्फ सत्ता और बदला ही मेरी जीने की ताकत है, लेकिन अब मुझे समझ आया, ऐसी सादगी और सुकून भरी जिंदगी कोई याद रखे, कोई संभाले, सबसे कीमती है। मुझे पता है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसे हमेशा ऐसे ही खुश और शुद्ध रहने दूंगा। उसे वो अंधेरा और दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं संभाला। पहले मैं सेनापति थी, दूसरों की रक्षा करने की आदत थी, सारे दुख और दर्द को सहने की आदत थी, लेकिन उसके सामने मुझे बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। भले ही मैं बेहाल पड़ी हूँ, वह मेरी बहुत ध्यान से देखभाल करती है और मुझे बेकार नहीं समझती। भविष्य में जो भी हो, हमें उसकी रक्षा करनी है। उसे हमारे पुराने झगड़ों में मत डालो। यह शांति, यह गर्माहट, मैं भी नहीं चाहता कि यह खत्म हो। पराक्रम कोमल और ध्यान रखने वाला है। मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। वीरेंद्र भले ही अजीब हो, लेकिन वह भी मेरी परवाह करता है। दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आखिर किससे शादी करूं? पराक्रम, तुम कहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं या वीरेंद्र से शादी करूं? रत्नाकरी, तुम जिससे भी शादी करो, मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। बस तुम खुश रहो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चुनो। मैं भले ही बड़े भाई जितना कोमल नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगने दूंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारा अच्छा खाना लाऊंगा। था? जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। मैं अच्छी तरह सोचूंगी। तुम दोनों इतने अच्छे हो, मुझे अच्छी तरह चुनना होगा। तुम्हें क्या हुआ? चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया। दर्द नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। भी आगे वापस सुमी साटा। दर्द नहीं क्या? इतना सूज गया है और कह रही हो दर्द नहीं है? तुम बैठो, हिलना मत। मैं तुम्हें दवा लगाता हूं। आगे से शिकार में सावधानी रखना। इतनी लापरवाही मत किया करो। अगर तुम घायल हो गई तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा और जड़ी बूटी कौन लाएगा? मैं और बड़ा भाई दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अच्छा, मैं समझ गई। आगे से मैं सावधान रहूंगी। तुम लोगों को चिंता नहीं होने दूंगी। रत्नाकरी, कहाँ चोट लगी? जल्दी से वीरेंद्र से दवा लगवा लो। हमारे साथ चलो। तुम्हें तकलीफ हुई? जब हमारी चोट ठीक हो जाएगी तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें अच्छे दिन दिखाएंगे। खाने को ढेर सारी चीजें, पहनने को ढेर सारे कपड़े। पराक्रम, देखो वहाँ जंगली फूल कितने खूबसूरत हैं, लाल हैं, पीले हैं। जब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं, मैं तुम्हें दिखाने ले जाऊंगी। गारंटी है तुम हैरान हो जाओगे। मैं इंतजार करूंगा। जब मेरी आंखें ठीक होंगी तो मैं अच्छी तरह देखूंगा तुम्हारे बताए जंगली फूल, तुम्हें और यह सब खूबसूरत चीजें। यह फूल लो, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। धन्यवाद वीरेंद्र। रत्नाकरी, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? रत्नाकरी, आकर बैठो।
मैं आज पहाड़ों में थी। कुछ शिकारियों ने कहा श्रीमान के दफ्तर के लोग अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं, और वे अब भी ढूंढ रहे हैं 2 कैदी जो जेल से भाग निकले हैं। मैं पहाड़ से नीचे जाना चाहती हूँ, तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े खरीदने और हालचाल भी देख लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीमान के दफ्तर में जासूसों का जाल है। तुम अकेले जाकर खतरा मोल ले रही हो। हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। गहरा जंगल भले ही दूर हो, लेकिन यह लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है। जब श्रीमान का परिवार अब भी खोज रहा है, देर सबेर वे यहां तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने मुझे सारे पैसे दे दिए, फिर भी उनके लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे। अपना यह कपड़ा भी बदलना है, पहाड़ से नीचे उतरना है। रत्नाकरी, सच में तुम हो? मैं आखिरकार तुम्हें पा गया। विक्रमेश, तू यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे? इस नमकहराम से मिलना हुआ? रत्नाकरी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुमसे तुरंत माफी नहीं मांगता। बस तुम मेरी बात सुन लो, ठीक है ना? समझा ना? बता तू कैसा नमकहराम है, या बता तू श्रीमान के यहाँ जमाई कैसे बन गया? विक्रमेश, मुझे सुनना नहीं है, जल्दी से हट जा, मुझे काम है। नहीं रत्नाकरी, ऐसा नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैंने मेघनादिनी से शादी की, कभी भी उसे पसंद करने के कारण नहीं। मैं बस श्रीमान के प्रभाव का फायदा उठाना चाहता था, ऊंचाई पर पहुंचना। मैं बस सक्षम होना चाहता था ताकि बाद में तुम्हें धूमधाम से ब्याह सकूं। भले ही तुम्हें अपनी रखैल के तौर पर रखना पड़े, मैं भी नहीं चाहता था कि तुम फिर से शिकार करके मुश्किलों में रहो। विक्रमेश, तुम सच में हास्यास्पद हो। मैं रत्नाकरी भले ही जिंदगी भर पहाड़ों में शिकार करूं, जिंदगी भर शादी न करूं, तेरी रखैल नहीं बनूंगी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम श्रीमान के घर दामाद बन गए, ऐशो आराम मिला, और अब आकर ये सब बता रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे पता है मैं गलत था। मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। रत्नाकरी, मुझे सच में पता नहीं था कि मेघनादिनी तुम पर हमला करेगी। उस दिन मैंने उससे कहा था, जब मैं श्रीमान के घर में अपनी पकड़ बना लूं तो तुम्हें ले आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वह इतनी संकीर्ण मन की है कि उसने मेरी पीठ पीछे तुम्हें राजकीय कारागार में डाल दिया। मैं पूरी तरह अनजान था। कुछ दिन पहले तक सुना कि राजकीय कारागार के कैदियों को छुड़ा लिया गया। तब मैंने नौकरों से सुना कि तुम भी वहां बंद थीं और मेघनादिनी ने आदेश दिया था तुम्हें मार डालने का। रत्नाकरी, मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम मरो। मैंने कभी नहीं चाहा। मैं मेघनादिनी से झगड़ चुका हूँ। मैं उससे तलाक लेने का कोई रास्ता निकालूंगा। जब मैं इस घर से निकल जाऊं, जब मैं तुम्हारी रक्षा करने में काबिल हो जाऊं, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? फालतू की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी और तुम पर जरा भी भरोसा नहीं करूंगी। मुझे पता है मैं पहले गलत था। मैं सुधार करना चाहता हूँ। मैं इस घर का सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ रत्नाकरी। मुझे एक मौका दो। आजकल मेरी जिंदगी अच्छी हो या बुरी, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे किसी की रक्षा करनी है और कोई है जो मेरी रक्षा करता है। तुम्हारी यह सुधार मेरे लिए सिर्फ एक बेकार का दान है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। उठिए, तमताया दिन है। विक्रमेश, हमारे बीच जिस दिन तुम इस घर में कदम रखे थे, उसी दिन से सब खत्म हो गया। अब कोई लेना देना नहीं। आगे से मुझे मत ढूंढना। पुरानी बातों का ख्याल न करने का बुरा मत मानना। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी मेघनादिनी। मुझे मारना चाहती है। श्रीमान के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं।
और मेरे आसपास के लोगों का तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर है, इसमें मत पड़ो वरना खुद जल जाओगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। रत्नाकरी, माफ करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। विक्रमेश का आना एक सच्चा संकट है। जल्दी से बदलने के कपड़े खरीद लो, जल्दी से झोपड़ी में वापस जाना होगा। रत्नाकरी, तुम आखिरकार वापस आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी? हम तो पागल हो गए थे। क्या कोई बात हुई है? तुम्हारा रंग इतना खराब क्यों है? कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को चिंता में डाल दिया। देखो, मैंने सिर्फ दवा ही नहीं लाई, बल्कि तुम लोगों के लिए कपड़े भी खरीद लाए। आज मैं पहाड़ से नीचे पुराने लकड़ी के कमरे में गई थी। वहां विक्रमेश से मुलाकात हो गई। वह कृतघ्न व्यक्ति, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा कि मेघनादिनी ने उसे छिपाकर मुझे जेल में डाल दिया। अब वह मेघनादिनी से तलाक लेना चाहता है और चाहता है कि मैं उसका इंतजार करूं। मैंने तुरंत मना कर दिया, लेकिन उसका आना यह बताता है कि श्रीमान के घर की जांच कभी बंद नहीं हुई। वह अब भी मुझे ढूंढ रहा है। यह एक खतरा है। वह जहरीली औरत और वह निकम्मा, तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरी चोट ठीक ना हुई होती तो जरूर जाकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। ओए ने नेतन पाए इसे नमपुल क्या तिसे था। रत्नाकरी, यह बात अब और नहीं टाल सकते। श्रीमान का घर बहुत शक्तिशाली है, मेघनादिनी बड़ी क्रूर है। सिर्फ गहरे जंगल में छिपकर देर सवेर मिल ही जाएंगे। मैं भी जानती हूँ, लेकिन हमारी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। मुझे डर है कि मैं तुम लोगों को परेशानी में डाल दूंगी। तुम अकेली नहीं हो। हम हैं, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे करने दो। अरे, तुमने नए कपड़े खरीदे थे ना? क्या तुम हमें दिखा सकती हो? हाँ हाँ, मैं और बड़े भाई है ना, रत्नाकरी ने नए कपड़े खरीदे। बड़ी बात है, मुझे तो अच्छी तरह देखना है। तो मैं बदल कर आती हूँ। तुमने ये कैसे पहन लिया? नहीं, बुरा नहीं लग रहा, बहुत सुंदर लग रही हो। राजधानी की उन कुलीन लड़कियों से तुलना करो तो उनसे हजारों गुना ज्यादा सुंदर लग रही हो। सच में अच्छी लग रही हूँ। पहली बार पहन रही हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। पहले तो हमेशा लगता था कि शिकार के लिए आरामदायक कपड़े ही ठीक हैं। तुम लोगों ने कहा था कि राजधानी लौटकर मुझे कपड़े दिलाओगे, तभी मैंने सोचा कि पहन कर देखूं। तुम जो भी पहनो अच्छी लगती हो, बस आज इस तरह। मुझे इतना हैरान कर दिया कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। रत्नाकरी, तुम खिल उठी हो। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। लो ये लो, अभी बाहर से तोड़ लाया था तेरी आज की ड्रेस के साथ, और अच्छी लगेगी। ठीक है रत्नाकरी, अभी के लिए ये पहन लो, बाद में मैं तुम्हें और भी खूबसूरत कपड़े दिलाऊंगा ताकि तुम रोज इतनी खूबसूरत लगो। और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया मिठाई लाऊंगा और तुम्हारा पसंदीदा सुअर का पैर और ढेर सारे गहने कपड़ों के साथ। अच्छा, मैं सारे अच्छे खाने खाऊंगी, सारे खूबसूरत कपड़े पहनूंगी। और हाँ पराक्रम, वीरेंद्र, तुमने पहले कहा था कि मेरे लिए कोई खूबसूरत लड़का ढूंढोगे। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनना चाहती हूँ जो मुझसे शादी करे। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। भविष्य में चाहे कितना भी खतरा आए, मैं पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें भरपेट खाना और गर्म कपड़े दूंगा, खुश रखूंगा। मैं भी राजी हूँ। मैं भी तुमसे शादी करूंगा। रत्नाकरी, मुझे चुन लो। मैं भैया से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और संभालूंगा। तुम्हें ढेर सारा अच्छा खाना दिलाऊंगी, खूबसूरत कपड़े, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगी।
रुको रुको, मुझे सोचने दो। तुम दोनों इतने अच्छे हो, मुझे अच्छे से चुनना होगा, गलती नहीं करनी चाहिए। हाल ही में वीरेंद्र कभी कभी अचानक गायब हो जाता है कभी सुबह होने से पहले निकलता है और दोपहर में चुपके से लौट आता है। कभी कभी उसके कपड़ों पर घास और धूल लगी होती है। जब पूछा जाता है तो वह अस्पष्ट जवाब देता है कि रास्ता देखने गया था, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने। रत्नाकरी बहुत भोली है, उसकी चोटें धीरे धीरे भर रही हैं और वह बेकार नहीं बैठ सकता। फिर भी रोज समय पर शिकार करने और जड़ी बूटियां चुनने जाता है। दोनों के खाने पीने और रहने का पूरा ख्याल रखता है, यहाँ तक कि पराक्रम की आस्तीन के फटे हुए किनारों को चुपके से सी कर ठीक कर देती है। वीरेंद्र की कलाई की नसें रत्नाकरी द्वारा लाई गई दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज के बाद सामान्य रूप से काम करने लगी हैं। पराक्रम की आंखों में भी सुधार हुआ है, वह धुंधला प्रकाश और आकृतियां देख सकता है। हालांकि स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन अपने परिचित 2 लोगों को पहचान लेता है। इस गहरे जंगल में छिपना आखिरकार सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। हमारे सिर पर खून का बदला है और अनगिनत भाई जो झूठे आरोपों में फंसे हैं, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस दुनिया की जिम्मेदारी हमें हमेशा चैन से बैठने नहीं देती, भले ही मुझ पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा हो और मुझे राजकीय कारागार में डाल दिया गया और यातनाएं दी गई। तुम लोग कभी विचलित नहीं हुए। चुपके से छिपे रहो और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। बदनामी धोने का मौका जल्द ही आएगा। मालिक, हमें आखिरकार आप मिल गए। क्या आप ठीक हैं? हमने आपके उस पुराने गुप्त संकेत के अनुसार जो आपने प्रधानमंत्री के आवास में छोड़ा था, महीनों भटकते रहे, हर जांच से बचते हुए आखिरकार यहां तक पहुंचे। उठो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। राजधानी में अब क्या हाल है? क्या पुराने साथी ठीक हैं? पुराने साथी वफादारी से काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें फंसाकर बदनाम किया, बेकसूर सजा पाई। जो पुराने साथी सीमा पर तैनात थे, उन्हें जानबूझकर परेशान किया गया। आपूर्ति रोक दी गई। वह हादसा नहीं था, बल्कि दरबार के गद्दारों ने दुश्मनों से मिलकर जानबूझकर आपूर्ति में देरी करवाई और हमारी 1 लाख की सेना पूरी तरह खत्म हो गई। वाह, कितना बेरहम है नया सम्राट। मैं सीमा पर खून पसीना बहा रहा था, जान जोखिम में डालकर लड़ रहा था और उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने मेरे लाखों सैनिकों को भी युद्ध भूमि में मरवा दिया, आंखें खुली छोड़ दी। मैंने शुरू से आखिर तक कभी सिंहासन हड़पने की नहीं सोची थी, बस उसे राजा बनाने में मदद की, पूरी निष्ठा से सेवा की। बस चाहता था कि प्रजा शांति से रहे, सीमाएं मजबूत रहें। लेकिन उसने अपने शक के कारण गद्दारों की बातों में आकर मुझ पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया। मुझे राजकीय कारागार में डाल दिया, बेहद यातनाएं दी और कई वफादार परिवारों को बर्बाद कर दिया। उनके घर तबाह हो गए। अपूर्व राज प्रतिनिधि पराक्रम है, वह पूर्व सेनापति वीरेंद्र हैं, वही जो मेहनती और प्रजाप्रेमी था और कर माफ करने वाला राज प्रतिनिधि, और वह जिसने दुश्मन को कई बार हराया, सीमा पर शांति लाई और लोगों को सुख चैन से रखने वाले सेनापति वीरेंद्र। रत्नाकरी, माफ करो, हमने तुमसे अपनी पहचान छिपाई। डर था कि श्रीमान के दरबार से और नए सम्राट के लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। नए सम्राट ने हमें झूठा फंसाया, तभी हम कैदी बने, किसी तरह भाग निकले और इस गहरे जंगल में छिप गए। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, मैं बिल्कुल दोष नहीं देती। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना था तुम्हारे कारनामों के बारे में। वे सब कहते थे राज प्रतिनिधि और सेनापति वीरेंद्र बहुत अच्छे लोग हैं, वे लोगों के उद्धारक हैं, हमारे महाशक्ति साम्राज्य की रीढ़ हैं। वह नया सम्राट बहुत बुरा है, तुम इतने अच्छे हो, फिर भी उसने तुम्हें झूठा फंसाया, बहुत ज्यादा हो गया। अब हमारी चोटें ठीक हो गई हैं, पुराने सैनिक भी जमा हो चुके हैं, हम कभी भी राजधानी लौट सकते हैं और देश की जनता को इंसाफ दिलाएंगे। ये निधि राय हो। हम तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकते, हम तुम्हें अपने साथ खतरे में नहीं ले जा सकते। रत्नाकरी, तुम इस गहरे जंगल में रहो, यहाँ सुरक्षित हो। जब हम राजधानी लौटकर विद्रोह दबाएंगे, अगर सुरक्षित लौटे तो हम शान से तुम्हें लेने आएंगे। हमने गुप्त सेवकों को 10,000 तोले सोना तैयार रखने को कहा है और एक सुंदर पुरुष ढूंढेंगे जो तुम्हारे पास आएगा, ताकि तुम्हारी जिंदगी भर आराम से गुजरे। किसे चाहिए तुम्हारा सोना और खूबसूरत लड़के? मुझे उन चीजों की परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें 6 महीने पाला है। रोज सुबह होने से पहले पहाड़ पर शिकार और जड़ी बूटी लेने जाती थी, धूप और हवा में रहती थी, तुम्हारे लिए खाना बनाती, दवा लगाती, कपड़े धोती, बड़ी मुश्किल से तुम्हें गोरा गोरा और साफ सुथरा रखा, स्वस्थ रखा। यह तो मानो हाथ आया शिकार। कैसे जाने दूं तुम्हें ऐसे उड़ जाने? मैं नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे साथ राजधानी जाना ही है। मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम्हारा सामान उठा सकती हूँ और दुश्मनों से लड़ सकती हूँ। भले ही कोई भालू हो, मैं एक घूंसे में भगा दूं। मेरी तलवारबाजी दुनिया में बेजोड़ है, 100 कदम पर निशाना लगा सकती हूँ। तुम्हारे लिए छिपे हुए तीर रोक सकती हूँ, घेरा तोड़ सकती हूँ उन अंधे हथियारों को। मैं एक तलवार से एक को खत्म कर सकती हूँ। मैं जरूर बहुत मदद करूंगी, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं तुम्हारे बारे में वो सब बता दूंगी जो तुमने उस झोपड़ी में, जब मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मेरे पकौड़े छीन लिए थे और मेरा सूखा मांस चुराया था, तुम्हारे पुराने सैनिकों को बता दूंगी। रत्नाकरी, हम तुम्हें ले जाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है।
दरबार में बहुत साजिशें और उलझने हैं। तलवार और बंदूकें अंधी होती हैं, तीर बेरहम होते हैं। हमें डर है कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए, डर है कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, और डर है कि तुम्हें खो देंगे। डर किस बात का? मैं बचपन से पहाड़ों में पली बड़ी हूँ। कौन सा जानवर नहीं देखा, कितने खतरे झेले हैं। उस समय एक भयंकर भालू था जिसे मैंने एक मुक्के में भगा दिया था। और फिर मैं हूँ ना, क्या तुम लोगों को कोई तकलीफ या नुकसान पहुँचने दूंगी? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ठीक है, तुम्हें भी ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बिना इजाजत कुछ मत करना, चोरी से बाहर मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले मुझसे और भैया से पूछना। बिल्कुल अकड़ मत दिखाना, समझे? हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल मानूंगी। हर बात तुम और भैया की सुनूंगी। बिना कहे कुछ नहीं करूंगी, अकड़ नहीं दिखाऊंगी। हाँ हाँ, निकलने से पहले मुझे अपना छिपाया हुआ सूखा मांस के गोले और सूखे जंगली फल लेने जाना होगा, वरना रास्ते में भूख लगी तो मुश्किल होगी। राजधानी पहुंचकर शायद अच्छा खाना भी न मिले। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी बात भूखे पेट लड़ाई नहीं करनी। स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जनरल साहब को प्रणाम। आप सब खड़े रहें, आप सबकी मेहनत की कद्र करता हूँ। अब नया राजा नालायक है, वफादारों को सताता है, दुश्मन से सांठगांठ करता है, जनता बेहाल है। आज हम राजधानी में सेना लेकर जाएंगे, अपना बदनामी धोएंगे, देश को फिर से साफ करेंगे। जिन सैनिकों और लोगों को उसने बदनाम किया था, आज मैं उसे खून का बदला लूंगा। तुम घबराओ मत, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। जो कोई बेवकूफ आएगा, मेरी तलवार उसका काम तमाम कर देगी। लेकिन एक बात तय कर लें, जंग के बाद पहले मुझे अच्छा खाना दिलाना। मेरी खाने की भूख को मत रोको। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जंग के बाद तुम्हें राजधानी के सारे पकवान खिलाऊंगा। जितना चाहो उतना खाओ, चिंता मत करो, तुम्हें कमी नहीं होगी। फिर तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया मिठाई लाऊंगा, और तुम्हारी पसंदीदा सुअर की टांग भी। इतने अच्छे खाने के लिए यह जंग इसके लायक है? 2000 सवारों को लेकर दुश्मन के पीछे घूम जाओ, उनकी आपूर्ति लाइन काट दो। ध्यान रखना, लड़ाई में मत उलझना, केवल घूमो, हमला मत करो। दाएं मोर्चे पर सेना बिठाकर रास्ता रोको, दुश्मन की मदद रोको। वीरेंद्र, तुम 5000 चुने हुए सैनिक लेकर सीधे हमला करो, दुश्मन की सुरक्षा तोड़ दो। सबको मारने की जरूरत नहीं, बस उनकी मुख्य सेना को ध्वस्त करो, बस उनका मनोबल तोड़ दो। आदेशानुसार। रत्नाकरी, तुम भैया के पास रहो, अपने आप आगे मत बढ़ना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारा हाथ अभी अभी ठीक हुआ है, अगर खतरा हुआ तो क्या होगा? पराक्रम, मैं पहले वीरेंद्र के साथ चलती हूँ। तुम जानते हो, मेरी तलवारबाजी, मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। तुम यहाँ भी सावधान रहना, ज्यादा मत सोचो। अगर आंखों में तकलीफ हो तो आंखें बंद करके आराम करो। अच्छा, तुम वीरेंद्र के साथ जाओ। ध्यान रखना, बहादुरी मत दिखाना, अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना। अगर खतरा हो, पहले अपनी रक्षा करना। मेरी आंखें तुम्हारे होने से सब ठीक हो जाएगा। सेनापति महान है। चलो, मारो। दिल के गुनाह आज तुम सबको चुकाना होगा। जख्म अभी भरे नहीं, ताकत खत्म हो रही है। उसे छूने की हिम्मत, अब मौत मिलेगी। तेरा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ, इतना मत लड़। अगर न हो सके तो मैं तेरी मदद कर दूंगी। संभल। मैंने कहा था, मैं तुझे बचा सकती हूँ। पराक्रम अपनी जान दे दे। जनरल, बुरी खबर है, मुख्य शिविर पर हमला हुआ, राजकुमार पर हमलावरों ने हमला किया। पराक्रम को कुछ नहीं होना चाहिए। पराक्रम को मारने की हिम्मत? जीने से ऊब गए हो? पराक्रम, तुम ठीक हो? डर तो नहीं गए? मैं ठीक हूँ, तुम हो ना? मुझे कुछ नहीं होगा। अभी मेरी आंखें पहले से ज्यादा दूर देख रही हैं, और साफ भी। सच में? बहुत अच्छा। अब मैं रोज तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें दवा लगाऊंगी, तुमसे बातें करूंगी। तेरी आंखें पहले जैसी हो जाएंगी।
यह मैंने पहाड़ से आंखों की दवा लाई है, पहले इसे खा लो, आंखों के लिए अच्छा है। वीरेंद्र, तुम कैसे हो? दर्द हो रहा है? यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रही। मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट है, तुम्हारी वजह से, वरना इस बार मैं सच में फंस जाता। कोई आगे बढ़े तो देखूं। अब और लड़ाई नहीं, मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ। मैंने कहा था सावधान रहने को, तुमने सुना ही नहीं। अब दर्द हो रहा है ना, आगे से इतना जान जोखिम में मत डालना। समझ गया, अब से तुम्हारी ही मानूंगा, कोई बहादुरी नहीं दिखाऊंगा। पराक्रम, क्या तुम्हारी आंखों में कोई तकलीफ है? पहले बाहर बहुत शोर था, क्या तुम्हें परेशान किया? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि लगता है और दूर तक देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, हम समय पर दवा लगाएंगे ताकि जल्दी पूरी तरह से देखने लगो। तुम्हारा जख्म अभी ठीक हुआ है, पानी नहीं लगना चाहिए। मैं तुम्हारा शरीर पोंछ देती हूँ, बिल्कुल मत हिलना। जख्म पर खिंचाव मत लाना। डर किस बात का? पहली बार तो नहीं है। सलाम मैडम। हम आपके साथ हैं, मालिक और जनरल के साथ, साथ मिलकर विद्रोह दबाएंगे, दुनिया में शांति लाएंगे। सब लोग उठिए, मैंने तो बस अपना काम किया, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, लोगों को अच्छा जीवन देंगे। हाँ, जब आप हैं, यह दुनिया आपकी मर्जी के मुताबिक होगी, एक शांतिपूर्ण दुनिया। मैं भी आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। आप आराम कीजिए। बाकी दुश्मन अभी बचे हैं, मैं युद्ध की अनुमति मांगता हूं। वीरेंद्र, धीरे से करो। इन दिनों वह हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक गई है, बहुत थक गई है। रत्नाकरी, जब से वह तुमसे मिली, तुम हमारे लिए खतरों से बचाते रहे हो, जान बचाने के लिए सब कुछ किया। इस जन्म में मेरा मन सिर्फ तुम में है, फिर कभी छोड़ नहीं सकता। उसने कई बार अपनी जान की बाजी लगाई। वह पहले से ही मेरी एकमात्र अनमोल है, जिसकी रक्षा के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूं। हाँ, वह हमेशा हमारी सुरक्षा को सबसे पहले रखती है। उसका इतना सच्चा स्नेह पाना तुम्हारे और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। आने वाले समय में मैं बस उसके साथ हर पल रहना चाहता हूँ, उसे हमेशा खुश और सुरक्षित रखूं। पराक्रम, वीरेंद्र, तुम दोनों गद्दार हो, सेना लेकर विद्रोह करने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा दरबार की मर्यादा बनाए रखने के लिए। अरे मूर्ख राजा, तूने दुश्मन देश से साजिश रची, रसद में देरी की सीमा पर सैनिकों को अनगिनत मौतें सहनी पड़ी। तू शक्की और हत्यारा है, ईमानदारों पर झूठा आरोप लगाता है, प्रजा को सताता है। तू ही असली गद्दार है। आज हम विद्रोह नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वर के न्याय के लिए काम कर रहे हैं। तू जैसे मूर्ख राजा को हटाने के लिए प्रजा को शांति देना। बकवास सिपाहियों, तीर चलाओ, इन सभी गद्दारों को तीरों से मार डालो, एक को भी मत छोड़ो। बहुत शोर है, बहुत शोर है, खत्म हुआ कि नहीं? फिर बड़बड़ाया तो मेरे स्टीम्ड बन ठंडे हो जाएंगे। वापस जाकर खाने की तैयारी थी। पराक्रम ने मेरे लिए जो बतख भुनी थी वह कहाँ है? जब तुम इतने खाली हो, रोज रोज बकबक करते हो, कायर कछुए, चुप रहो।
यह कैसे हो सकता है? वह ऊंचे स्थान पर बैठने वाला अहंकारी सम्राट अंततः इस खाने के अलावा कुछ न सोचने वाली जंगली लड़की से एक ही वार में मार दिया गया। तुम सब क्यों रुक गए? उसने न सिर्फ गाली दी बल्कि इतना शोर किया कि मैं ठीक से बावजी नहीं खा सकी, तो मैंने उसे गिरा दिया। इससे हम जल्दी शहर में जा सकेंगे और मैं रोस्ट डक और ओस्मानाथस केक खा सकूंगी। इसमें हैरान होने की क्या बात है? मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं रीजेंट राजा की अधीनता स्वीकार करता हूँ। रीजेंट राजा की सहायता करूंगा और दुनिया को स्थिर करूंगा। तुम सच में हमारी अनमोल हो। तुम्हारा होना हमारी खुशकिस्मती है। तो चलो जल्दी शहर चलें। मैंने सुना है राजधानी में बहुत सारे अच्छे खाने हैं। मैं सब खाना चाहती हूँ। अच्छा, जैसा तुम कहो। खाना खाकर हम शहर जाएंगे। बायां दस्ता पूर्व पश्चिम सहायक मंडप साफ करे। दायां दस्ता राजकीय पुस्तकालय को बंद करे। केंद्रीय सेना मेरे साथ आंतरिक महल में आए। केवल गद्दारों को पकड़ें। महिलाओं और रक्षकों को चोट न पहुंचाएं। यह राजमहल हमारे गहरे जंगल की गुफा से 100 गुना बड़ा है। बस फर्श के पत्थर बहुत सख्त हैं, पैरों में चुभते हैं। धीरे धीरे चलिए। महल का रास्ता फिसलन भरा है, गिरिए मत। मेघनादिनी और श्रीमान को राजकीय कारागार में डाल दो। शरद ऋतु के बाद फांसी दी जाएगी। मुझे छोड़ो, तुम सब गद्दारों। यह कब खत्म होगा? मुझे कब बतख का भुना मिलेगा? अब है सम्राट कुसुमक्षम और अन्यायी दुश्मनों से मिला हुआ सीमा पर रसद रोक दी। 70,000 वफादार युद्ध भूमि में मारे गए ईमानदारों पर झूठे आरोप रेजेंट के पूरे खानदान को मार डाला। सेनापति की ताकत छीन ली, राजकीय कारागार में डाल दिया। यातनाएं दी, भारी कर लगाए, प्रजा पर अत्याचार किए, जिससे लोग त्रस्त हो गए। आसमान भी गुस्से में है। पूर्व रेजेंट पराक्रम और सेनापति वीरेंद्र वफादारी से राज्य की सेवा करते रहे। उनका योगदान बहुत बड़ा था। बेइज्जत होकर जेल गए। अब उनका नाम साफ हो गया। जितने भी अफसर और सैनिक और आम लोग, सबको बरी किया जाता है। उनकी संपत्ति वापस की जाएगी। 7वें राजकुमार सूर्यवर्मा को नया सम्राट बनाया। दरबार को संभालेंगे, देश को शांत करेंगे। रेजेंट महान हैं, सेनापति बहादुर हैं। हम आदेश मानते हैं। तुम ही मुझे सबसे अच्छा समझते हो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान। पूर्व रेजेंट पराक्रम, उन्होंने अन्याय दूर किया। उनकी महिमा झोंग्यू राजकुमार से भी बढ़कर है। खास सौगात में 10,000 तोले सोना, हजारों बीघा अच्छी जमीन, दक्षिणी कुटीर एक दरबार में आ सकते हैं या आजादी से छुट्टी ले सकते हैं। पूर्व सेनापति वीरेंद्र सीमा पर बहादुरी से लड़े, बुराइयों को साफ किया। खास तौर पर उत्तरी राजकुमार बनाया गया, सेना पर अधिकार दिया। 10,000 तोले सोना, राजधानी का एक मकान पीढ़ियों तक चलेगा। मैं आपका एहसान मानता हूँ महाराज, लेकिन हम दोनों भाई राजनीति से थक चुके हैं। बस पद छोड़कर जाना चाहते हैं, अपनी प्यारी के साथ रहना, शांति से जीवन बिताना। कृपया स्वीकार करें महाराज, दोनों चाचा ने काम पूरा किया, अब आराम चाहते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दक्षिणी कुटीर और राजधानी का मकान वैसे ही दिए जाएंगे और 3 मृत्यु मुक्ति टोकन दिए जाएंगे। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, मौत से बचाया जाएगा। रत्नाकरी बहादुरी से वफादारों को बचाया। मूर्ख राजा देश के लिए महान कार्य। 10,000 तोले सोना, 1000 रेशमी कपड़े, जीवन भर शाही रसोई, जो चाहे खाओ, अभी लाएंगे। शुक्रिया महाराज। बस अच्छा खाना, रोज भुना बत्तख, गुई हुआ केक और सुअर की कोहनी। मंजूर वीरांगना, तुम जो चाहो मैं दूंगा। रत्नाकरी, हम सब छोड़कर चलते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में तेरे पास रहेंगे, हर दिन और हर मौसम। अब से मैं रोज तेरे लिए शिकार करूंगा। भैया रोज तेरे लिए खाना बनाएंगे। हाँ, मैं तुम सबके साथ आऊंगी, रोज अच्छा खाऊंगी। धीरे खाओ, कोई नहीं छीन रहा। भुना बत्तख जल्दी आ रहा है। बस खाना ही ख्याल है। अब से मैं रोज तेरे लिए शिकार करूंगा। सबसे मोटा पक्षी, शाही खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट। जब तुम कभी कामयाब हो जाओगे तो मेरे साथ चलना होगा राजधानी की हर गली मोहल्ले के स्नैक्स खाने। मैंने सोचा था
कि श्रीमान के घर जमाई बनकर जाने से मुझे सर्वोच्च शक्ति मिल जाएगी और मैं उसे अच्छे दिन दे पाऊंगा। लेकिन मैंने खुद अपने हाथों इस पूरी दुनिया में एकमात्र लड़की जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी को खाई में धकेल दिया। मेरी स्वार्थी और हास्यास्पद भरपाई पराक्रम और वीरेंद्र के सामने अपनी जान देकर मिले प्यार के सामने बहुत सस्ती लगती है। मेरी तथाकथित सुरक्षा उसके 1% के भी बराबर नहीं है। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि रत्नाकरी सही कहती थी। हमारे बीच जिस पल मैंने श्रीमान के घर में कदम रखा वहीं से हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुझे पता है मेरे पास यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है और न ही मुझे उसकी खुशी में दखल देने का हक है। मैं अब किसी धन दौलत या ऊंचाई की उम्मीद नहीं रखता। मैं अब रत्नाकरी को कुछ भरपाई करने का सपना भी नहीं देखता। मैं बस यही चाहता हूँ कि दूर से उसे खुश देख सकूं। अपनी बाकी जिंदगी की मेहनत से उस समय के अपने गुनाहों की भरपाई करूं। सुना है पराक्रम और वीरेंद्र रत्नाकरी को लेकर दक्षिणी क्षेत्र में चले गए और शांत सुखी जीवन बिता रहे हैं। यही एक चीज है जो मैं बचा सकता हूँ, रत्नाकरी से जुड़ी निशानी। रत्नाकरी, माफ करना, मैंने तुझे धोखा दिया। अच्छा हुआ कि कोई और तुझसे अच्छे से प्यार करता है और तेरी हिफाजत करता है। तुझे यह जीवन हर साल बिना किसी चिंता के बीते खुशी और सेहत से भरा हो। उसके बाद मैं डाकघर में काम करता रहा और कभी शादी नहीं की और कभी राजधानी में कदम नहीं रखा। मैं आखिरकार अब रत्नाकरी के प्रति अपने कर्ज से मुक्त हो गया हूँ। मेरी पूरी जिंदगी आखिरकार बर्बाद हो गई अपने स्वार्थ के कारण। यही मेरी मंजिल थी जो मैंने कमाई और यही रत्नाकरी के प्रति मेरी आखिरी तौबा है।